नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो इग्नू के एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए है। MHI 01 सब्जेक्ट से यूनिट 10 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर। सिविलाइजेशंस के बाद स्टेट्स और एम्पायर फॉर्म हुई और इसी को हम इस यूनिट में जानेंगे। स्टेट का मतलब राज्य से है, गवर्नमेंट से है। इस यूनिट में हम देखेंगे कि सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि वेस्ट एशिया में है, वो जब डेवलप हुई उसके बाद, और पर्शियन एम्पायर से पहले वेस्ट एशिया में क्या चल रहा था, कैसे और क्या सिचुएशंस डेवलप हुई जिससे आगे चलकर एज ऑफ एम्पायर्स शुरू हुई। क्योंकि वेस्ट एशिया में जो हो रहा था वही आगे चल के दूसरे रीजन्स में भी प्रभावित करने लगा और जिससे बड़ी बड़ी एम्पायर्स ने जन्म लिया, जैसे पर्शियन एम्पायर, ग्रीक, रोमन, और मॉडर्न टाइम की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वेस्ट एशिया में जो चल रहा था उसे जानना समझना आज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, और ये हमारे कोर्स में यानी MHI 01 में भी है। और वेस्ट एशिया जो कि आज का टर्की, ईरान, इराक और ये जो रीजन है ये सारा वेस्ट एशिया में आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी। टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटिस के बीच में का जो रीजन है इसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी एम्पायर्स डेवलप हुई। एम्पायर से पहले यहाँ पे सिविलाइजेशंस बन रही थी। इसी रीजन में हम देखेंगे इससे एम्पायर से पहले जो गवर्नमेंट्स बनी थी, छोटे छोटे रीजन्स की गवर्नमेंट थी, उनको सिटी स्टेट्स कहते थे। इमेज में देख सकते हैं कि ये उरुकेश, लगाश, बेबीलोन, जिसको छोटे से किंगडम बोल सकते हैं, ये एम्पायर से पहले डेवलप हुए और ये सारे आपस में अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए कॉन्केस्ट कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। और रिज़ल्ट निकला वो ये था कि कुछ जो रीजन थे वो ज़्यादा डेवलप हुए और आगे चलकर एम्पायर में वो कन्वर्ट हुए। सो हम पहले ही देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स कौन कौन सी थी, मेनली हम बात करेंगे वेस्ट एशिया की, जो हमने रीजन अभी थोड़ी देर पहले देखा। इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह आ रही थी। कौन कौन सी ट्राइब्स थी तो ज़्यादा सक्सेसफुल रही। स्टेट और एम्पायर का मीनिंग क्या है, ये कैसे सिविलाइजेशन से अलग थी, क्या अंतर है किंगडम में, एम्पायर में, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसमें जो एम्पायर से पहले का जो फेज़ है यानी बैकग्राउंड, ये चल क्या रहा था यहाँ पे वेस्ट एशिया में, उसके बारे में जानेंगे। पीरियड आफ्टर सिटी स्टेट्स एंड पेटी किंगडम, सिटी टाइप के जो किंगडम बने के बाद क्या हुआ कि वीडियो में बात करेंगे वो बेबीलोनियन की एम्पायर के बारे में बात करेंगे। हालांकि पर्शियन के एम्पायर से पहले दो मेन एम्पायर इस रीजन में डेवलप हुई, असीरिया की और बेबीलोन की। आज की वीडियो में हम बेबीलोन के एम्पायर के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट एम्पायर जैसे मैंने बात किया, बेबीलोन और असीरिया की एम्पायर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर बाकी जो ये जो एम्पायर हैं, किंगडम्स हैं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो ये एम्पायर भी साइड बाई साइड डेवलप हुई थी इस रीजन में। हिताइत एम्पायर, मितानी एम्पायर, हुरियन, मीडिया, कसाई ट्राइब्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। उनमें से कुछ ट्राइब्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन एम्पायर को डेवलप करने के लिए। स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर, इसमें हमें स्टेट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो स्टेट को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह की गवर्नमेंट है। कोई गवर्नमेंट, चाहे वो सिंपल कोई स्ट्रक्चर हो या कॉम्प्लेक्स हो, जैसे आज के टाइम में होता है, सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक की जो गवर्नमेंट या कोई सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसे स्टेट कहते हैं, जो कि कोई गवर्नमेंट चलाती है। पुराने टाइम में रूलर, किंग उसे चलाता हो। और ये जो गवर्नमेंट है वो छोटे से एरिया से भी और बहुत सिंपल भी हो सकती है, जैसे सिटी स्टेट में। पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, सो सिटी स्टेट्स बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती थी। और स्टेट से लेकर के एम्पायर्स डेवलप होती हैं वेस्टर्न रीजन में, जिसके बारे में हमने अभी देखा था। तो इस यूनिट में हम देखेंगे सभ्यताएँ जैसे डेवलप हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यताएँ डेवलप हुई और उसके बाद के पीरियड में क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन डेवलप हुई, जिससे कि एज ऑफ एम्पायर, जो कि जैसे ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर,
तो ये ऐसी क्या सिचुएशन डेवलप हुई जिससे ये सारी एम्पायर एक एक करके एज ऑफ एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट हुआ इस रीजन में। ब्रिटिश एम्पायर जैसे मॉडर्न टाइम में हमें देखने को मिलती थी। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा था हमें जानना आज की जनरेशन के लिए भी, और इसके अलावा ये हमारे MHI 01 के सब्जेक्ट में भी है। मेन टॉपिक की बात करें तो हम इसमें हमें देखेंगे कि बेबीलोन की एम्पायर और असीरियन एम्पायर जो कि मेसोपोटामिया में ही डेवलप हुई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर इनको समझने के लिए हमें बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी होगा। बेबीलोन और असीरिया के साथ साथ जो एम्पायर डेवलप हुई वो थी हित्ताइत, मितानी, हुरियन, मीडिया, कसाइट, इजिप्ट जो कि अफ्रीका का में था, नॉर्थ अफ्रीका में, और मेसोपोटामिया की सभ्यता करीब ये 5000 साल पहले डेवलप हुई। सभ्यता को अगर ब्रीफ में बोलें तो एक तरह से कह सकते हैं कि शहरीकरण हुआ, बहुत ही सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है, और गवर्नमेंट डेवलप हुई, सिटी स्टेट्स बनी और छोटे छोटे किंगडम्स डेवलप हुए। धीरे धीरे ये सभ्यताएं जो थी कॉम्प्लेक्स होती गई और ये किंगडम्स अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कॉन्केस्ट करने लगे। एक तरह से इनमें होड़ लग गई, जो सिटी स्टेट्स के बारे में मैंने दिखाया था। तो जैसे इसी में एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे उर नाम का जो एक राज्य था छोटा सा, वो सदर्न मेसोपोटामिया में था। थी उसके जो रूलर थे उसको बढ़ाने के लिए किंग सार्गन नाम के एक किंग थे, उन्होंने पूरे सुमेर से एक नॉर्थ में जो स्टेट है अकड़, इनको यूनाइट किया। धीरे धीरे करके यूनिफिकेशन, जो अलग अलग रीजन थे, सिटी स्टेट थे, इनका यूनिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। छोटे छोटे किंगडम्स थे जो आप जुड़ करके बड़े रीजन में डेवलप होने लगे। किंग सार्गन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इजिप्ट की बात करें तो वहाँ भी यही सब चल रहा था, पर ये जो ज़्यादातर नाइल जो अफ्रीका में रिवर है उसी के अराउंड तक सीमित रहा। तो ये इनकी जो कॉन्केस्ट थी वेस्ट एशिया में बहुत कम ही देखने को मिलती है, इसलिए इजिप्ट के बारे में हमें इस टाइम पीरियड में कमी ही देखने को मिलेगा। मेसोपोटामिया में, वेस्ट एशिया में क्या चल रहा था इसके बारे में हम बात करेंगे। जो एनाटोलिया रीजन है और सीरिया, लेबनान, ईरान और ख़ास तौर से वेस्ट ईरान, इराक, ये जो सारे रीजन हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इन रीजन में जो हो रहा था ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, तो यहाँ पर ये डेवलप हुई थी, सभ्यताएं थी, ये टेक्नोलॉजी में एडवांस थी, यहाँ पर राइटिंग सिस्टम था। सो इन सिविलाइजेशन को कुछ आइटम्स वगैरह चाहिए होते थे जो इनके पास में काफ़ी कम मात्राओं में थे। जैसे ब्रॉन्ज़ को बनाने के लिए कॉपर और टिन, दो मेटल्स की ज़रूरत होती है, तो वो इन सिविलाइजेशन के पास नहीं था। आसपास की जो जगह थी, रीजन थे, उनमें ये चीज़ें मिलती थी। जैसे एनाटोलिया जो कि आज के टर्की से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके इन रीजन से इन सभ्यताओं ने अपने ट्रेड रिलेशंस डेवलप किए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये आसपास के ये जो रीजन थे, एनाटोलिया, लेबनान, इनको इस ट्रेड रिलेशन से काफ़ी फ़ायदा होने लगा। यहाँ पे भी सभ्यताएं डेवलप होने लगी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आने लगी। एटलीस्ट इतना कहा जा सकता है कि इसकी जो प्रोसेस थी वो काफ़ी, इसकी स्पीड बढ़ गई। जैसे एनाटोलिया में सिविलाइजेशन डेवलप हुई इस ट्रेड रिलेशन की वजह से, इसका नाम था हित्ताइत। आगे चलकर हित्ताइत एम्पायर बनाएगी। तो ये एनाटोलिया की जो सभ्यता थी ये काफ़ी हमारे लिए आगे चल के इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब तक जो हम कह सकते हैं वो ये है कि मेसोपोटामिया में और इजिप्ट की सिविलाइजेशन ने आसपास के रीजन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया डेवलप करने के लिए, जिससे जो पूरे रीजन में बहुत सारे पॉलिटिकल पावर ने जन्म लिया। का जो मकसद था वो एक ही था कि अपने अपने राज्य को फ्लोरिश करना, उनको आगे बढ़ाना, को एक्सपेंड करना। पॉलिटिकल पावर्स क्या थी? तो एम्पायर्स को जानने से पहले ही हमें जानना ज़रूरी है कि ये नई जो पावर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या थी। करीब 2500 BC से 2000 BC, या BC को हम बोलते हैं कि क्राइस्ट से पहले, पूरे एशिया में बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में जो ट्राइब्स थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े नंबर में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी, और ये काफ़ी सालों तक रहा। करीब 1500-2000 हज़ार साल तक ये ट्राइब्स एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, जिसकी वजह से जिस रीजन में ये गई वहाँ पर ही बहुत बड़ा चेंज लेकर आई। तो इन टाइप को हम ये कह सकते हैं कि या तो ये
खानाबदोश टाइप के लोग थे, जैसे नोमैड, जो अपने जानवर होते थे जिनको ये पालते थे, उनको चरवाहे के लिए, उनको ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ये जाते थे। या फिर ये ट्राइब्स जो थी इनको दूसरी ट्राइब्स डिसलोकेट कर देते थे। जैसे जो ट्राइब बहुत ज़्यादा किसी रीजन में बहुत बड़ी होती जा रही है, वो आसपास की ट्राइब्स को फोर्सफुली उनको हटा दिया जाता था, छोटी ट्राइब्स को, जिसकी वजह से छोटी ट्राइब्स को दूसरी जगह जाना बहुत मजबूरी हो जाती थी। पर जो ज़्यादातर जो मूवमेंट था ट्राइब्स का, वो एग्रीकल्चर की वजह से था। पर रीज़न जो भी हो, ये ट्राइब्स ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट होकर गए, और जहाँ पर ये गए, जिस रीज़न में ये गए, वहाँ जा कर के ये या तो उन लोगों के साथ मिक्स हुए, या फिर उन्हें सब्जुगेट किया, या फिर उनसे सब्जुगेट हो गए। अगर रिज़ल्ट की बात करें, इन सारे ट्राइब्स का जो मूवमेंट था, जो कि 1500-2000 साल, ये जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, जिसकी वजह से इजिप्ट, वेस्ट एशिया, जो पूरा रीजन था, मेडिटेरेनियन जो जोन है, ईस्टर्न ख़ास तौर से, उसमें बहुत बड़े बदलाव हुए। यानी जो बड़े बड़े किंगडम्स और एम्पायर्स बनी, वो एक्चुअली में देखेंगे कि वो इन्हीं ट्राइब्स जो थे, जो डिसलोकेट हुए थे, कि जो रूलिंग ग्रुप्स थे, उन्हीं से बनी थी। तो ये किंगडम्स जो हम आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे, जो हमने बेबीलोन, असीरिया, जितनी भी हमने अभी एम्पायर की बात की, वो उनकी जो रूलिंग पावर थी वो इन्हीं ट्राइब्स से आने वाली थी। तो अब हम इन ट्राइब्स के बारे में अगर बात करेंगे कि ये ट्राइब्स थी कौन कौन सी, तो मेनली 2 ट्राइब्स थी, इंडो यूरोपियन और नेक्स्ट जो है स्लाइड में सेमिटिक ट्राइब। तो ये 2 ट्राइब के ट्राइबल जो ग्रुप्स थे, ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ही आगे चल के एम्पायर्स बनाएंगे। इंडो यूरोपियन में इंडो आर्यन, नेसियंस, ग्रीक और मितानी। नेशंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इन्होंने हित्ताइत एम्पायर बनाई। सेमिटिक ग्रुप में बात करेंगे तो एमोराइट और कैनानाइट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं क्योंकि इनकी हम काफ़ी बड़ी एम्पायर हमें देखने को मिलेगी। बेबीलोन और असीरिया की जो एम्पायर हैं वो इन्हीं दोनों ट्राइब्स ने बनाई थी। सेमिटिक और इंडो यूरोपियन के अलावा 2 ट्राइब्स और हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कसाइट और हुरैन की। सो ये सारी ट्राइब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन एम्पायर को डेवलप करने के लिए, और पूरा रीजन था वेस्टर्न एशिया का, उसमें चेंजेस लाने के लिए, और जो कि आगे चल के काफ़ी सालों तक ऐसा ही चलने वाला था। सो जैसा कि हमने बोला कि ट्राइब्स ने ही आगे चलकर किंगडम बनाए। जैसे एमोराइट ट्राइब ने बेबीलोन की एम्पायर इस्टेब्लिश की। नेसियंस के बारे में जो कि इंडो यूरोपियन था, उन्होंने हित्ताइत की एम्पायर डेवलप की। कैनानाइट ने असीरिया की एम्पायर डेवलप की। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस यूनिट में, और वेस्टर्न एशिया की हिस्ट्री को समझने के लिए, ख़ास तौर से एम्पायर्स को समझने के लिए। अभी तक हम एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे, पर एम्पायर्स होती क्या है? सो एम्पायर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये वेस्टर्न एशिया में ही डेवलप हुई। तो ये रीज़न में जो किसी की हमने बात करी थे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, एम्पायर्स को समझने के लिए। एम्पायर्स बड़ी टेरिटरी में होती है, बड़ी जगह पर होती है, उसका जो रीच होता है बहुत बड़ा होता है। बहुत बार इसमें मोनार्क होता है, यानी कि पावर जो है सिंगल पर्सन के हाथों में होती है। पॉपुलेशन की बात करेंगे, एक एम्पायर की जो पॉपुलेशन होती है और किंगडम की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। एम्पायर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है, इसमें अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। एम्पायर्स जनरेशन्स की कॉन्क्वेस्ट का रिज़ल्ट होती है, और बार बार एम्परर को अपनी सेनाएं भेजनी पड़ती है, दूर इलाके में पावर मेंटेन करना पड़ता है। और क्योंकि उस टाइम के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी थी, मीन्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए अपनी जो सेनाएं थी वो बार बार भेजनी पड़ती है। उसकी वजह से ही जो एम्परर हैं, कई बार दूर के जो इलाके होते हैं उसमें लोकल रूलर को अच्छी खासी एटोनॉमी दे देते हैं, उनसे ट्रिब्यूट लेने के बदले में। क्योंकि वो अगर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहेंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी दूसरी टेरिटरी को कब्ज़े में करना लंबे समय के लिए। तो दूसरे जो लोकल रूलर हैं उनको ऑटोनॉमी थोड़ी देनी पड़ती है, जब तक कि वो ट्रिब्यूट पे करते रहें। ये जो एम्पायर है जो काफ़ी बड़ी टेरिटरी के होते हैं, इसमें कोर वो ही रीज़न स्पेशली जो है एम्परर के रियलिटी में अंडर में होता है। एम्परर इस कोर में ही होता है।
एम्परर की जो सीट है वो इस कोर में, जिसे कैपिटल भी बोल सकते हैं। एम्परर का ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और जितना भी ट्रिब्यूट्स हैं जो आसपास की टेरिटरी से जा रहा है वो इसी कोर में जाता है। इसीलिए जो कोर्स हैं एम्पायर के, कैपिटल्स है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो इतना एक्सटेंसिव बैकग्राउंड समझने के बाद अब बात करेंगे बेबीलोन की एम्पायर के बारे में, स्पेशली ओल्ड बेबीलोन की एम्पायर के बारे में, क्योंकि इसके बाद जो मेन दूसरी एम्पायर है असीरिया की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओल्ड बेबीलोन की एम्पायर, जैसे कुछ देर पहले ही हमने समझा था कि सीरिया और नॉर्थ मेसोपोटामिया में ट्राइब्स आई थी, तो यहाँ पर सीरिया और नॉर्थ मेसोपोटामिया में एमोराइट की ट्राइब आकर बसी थी, जो कि दूसरी जगह से आई थी माइग्रेट होकर। इसी टाइप के बंचेस का नाम था सुमु अबू। उसने बेबीलोन में अपना रूल इस्टेब्लिश किया। ये बेबीलोन की फर्स्ट डायनेस्टी थी। सो इसी डायनेस्टी का एक शासक था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबीलोन की, ओल्ड बेबीलोन की हिस्ट्री को समझने के लिए, हेम्मुराबी। तो सबसे पहले तो उन्होंने साउथ की मेसोपोटामिया को यूनिफाई किया, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स रूल करते थे। तो उन्होंने नॉर्थ का जो मेसोपोटामिया है उसको यूनिफाई किया। ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ और साउथ मेसोपोटामिया यूनिफाई हो रहा है अंडर हेम्मुराबी। और ये जो यूनिफिकेशन है, इसके बाद जो हमें किंगडम, जो एम्पायर देखने को मिलती है, इसी को हम बेबीलोन की, ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रूलर होगा बेबीलोन का, और उनके रूलर के उन्होंने अपना किंगडम यहाँ पे जो स्टार्ट किया था छोटा सा, कॉन्केस्ट करके हेम्मुराबी ने ये पूरा रीजन, साउथ का पूरा रीजन मेसोपोटामिया का सबसे पहले यूनिफाई किया यहाँ पे। और छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हो सकते हैं, उनको यूनिफाई किया। साउथ यूनिफाई करने के बाद वो नॉर्थ की तरफ गए और पूरा मेसोपोटामिया, पूरा का पूरा मेसोपोटामिया फर्स्ट टाइम हेम्मुराबी के अंडर इस्टेब्लिश हुआ। इससे पहले भी और दूसरे टेरिटरी के जो सिटी स्टेट्स थे उन्होंने भी बहुत बार अटेम्प्ट्स किए होंगे, पर जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा वो हेम्मुराबी रहा। जैसे इंडियन स्टेट में भी महाजनपद काल चल रहा था, तो काफ़ी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे इंडियन टेरिटरी में, पर उसमें से जो मेन डेवलप होके, जो मेन निकला आगे सक्सेसफुल स्टेट, वो था मगध का, जो कि आगे चल के काफ़ी बड़ी टेरिटरी में डेवलप होता है और मौर्यन एम्पायर में कन्वर्ट होता है। मेसोपोटामिया पूरा यूनिफाई हो गया है अंडर हेम्मुराबी, और ओल्ड बेबीलोन की एम्पायर स्टैब्लिश हो गई है। हेम्मुराबी के जो उसका वंशज था शम्सु-इलुना, उन्होंने भी एम्पायर को एक्सपेंड किया, पर उनके जाने के बाद, शम्सु-इलुना के जाने के बाद, ओल्ड बेबीलोन की एम्पायर डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। सो इस रीज़न में यहाँ पे एक एम्पायर डेवलप हो गई, जो वो भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे, जिसका जो असर था, नेगेटिव इफेक्ट ओल्ड बेबीलोन के एम्पायर पे पड़ा। सो ये बहुत सारी रेट्स यहाँ पे डाली गई हित्ताइत एम्पायर के द्वारा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई। ओल्ड बेबीलोन की एम्पायर वीक होने लगी, तो इसके नॉर्थ पार्ट में दूसरी एम्पायर, तानी एम्पायर डेवलप हुई इस नॉर्दर्न रीजन में। साउथ में क्या हुआ कि जो हमने बात की थी कसाइड जो लोग थे, जो ईरान के ज़ैग्रोस रीजन से आई थी, वो उन्होंने यहाँ पे अपनी एम्पायर डेवलप की ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर के वीक होने के बाद, और जिसकी वजह से जो पूरा जो बेबीलोन है, जो मेसोपोटामिया है, फिर से किंगडम्स में डिवाइड हो गया, जिसमें नॉर्थ में मेन जो एम्पायर थी वो मितानिया थी, और बाकी दूसरी एम्पायर्स भी थी, और साउथ में कसाइड की एम्पायर थी। सो ये सब तब तक चलता रहा जब तक इस रीजन में एक नई पावर ने जन्म नहीं लिया, और ये जो नई पावर है उसका नाम होगा असीरियन एम्पायर, जो कि 1350 BC में ये एम्पायर बनने वाली, इस्टेब्लिश होने वाली है, और ये आने वाले टाइम में बाकी एम्पायर्स को रिप्लेस करेगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, असीरियन एम्पायर के बारे में। और वीडियो में इतना ही। थैंक यू।